हेलो एवरीवन, प्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक हमने लास्ट क्लास में बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, किस तरीके से बॉन्ड्स बनाते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जब बॉन्ड्स बनने हैं तो कोई ना कोई कंपाउंड बनना होगा, उनके साथ एक दूसरे के साथ ऐड हो गए। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताया था, हाइड्रोजन बताया था H2, उसके बाद वाटर बताया था H2O। तो ये सब क्या बना रहे हैं? कंपाउंड्स बना रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। क्या? केमिकल रिएक्शन। जितने भी आसपास हमारे केमिकल्स बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, वो क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं। किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या क्या रिएक्शंस उनके बीच में होती हैं, रिएक्ट करने के बाद वो रिजल्ट क्या बनाते हैं, जो इनका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जो टॉपिक है वो लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो यूज होंगे उन सबका। तो केमिकल फॉर्मूले सबसे पहले हम जान लेते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले की जरूरत क्या है हमें? जैसे मैंने आपसे बोला कि वाटर को रिएक्ट कीजिए मीथेन के साथ, है ना। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि आपको पता नहीं है कि वाटर क्या है, मीथेन क्या है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं पता, तो आप क्या लिखेंगे? आप इस तरीके से लिखेंगे, वाटर प्लस मीथेन। इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर जो भी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन करके इसका पूरा जो प्रोडक्ट का नाम है वो लिख देंगे। लेकिन ये आप कब तक लिखेंगे? मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपके जो नाम है ये आप पूरा पूरा नाम लिख रहे हैं, अल्फाबेटिकल लिख रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स में लिख रहे हैं। तो इनका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखने बैठेंगे, अब आगे और बहुत बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे, मिथाइल कार्बोनेट, मिथाइल आइसोकार्बोनेट, तो आप उन सबको लिखते रहेंगे। तो ये क्या है? आपके लिए इजी वे नहीं है। आपको इसमें ये नहीं पता चल रहा, मीथेन में आपको ये नहीं पता कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन कौन से हमारे एटम्स हैं, कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये आपको नहीं पता चल रहा है इसके नाम से। लेकिन वही मैं अगर लिख दूं, इसको लिख देती हूँ मैं, मान लीजिए H2O, इसको लिख देती हूँ CH4, तो आपको पता चल रहा है ना। आपको इसको देख के क्या क्या पता चल रहा है कि वाटर में हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोल दीजिए, एटम्स बोल दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम। कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है, और इसमें कौन कौन से एटम्स हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके क्या बना है? मीथेन बना है। तो आपको कुछ ना कुछ इससे पता चल रहा है कि हाँ कौन कौन से इसमें एटम प्रेजेंट है, बट इनके नाम से आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कौन से एटम प्रेजेंट है, कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, या किस तरीके से रिएक्शन होनी चाहिए फर्दर। आपको थोड़ा बहुत अब पता चल रहा है, मिल रही है चीजें, तो आपको हिंट मिल रही है कि हाँ आगे ऐसा हो सकता है, इसके साथ कंबाइन होकर ये कंपाउंड बना सकती है। क्लियर? तो इसलिए हमें क्या है, केमिकल फॉर्मूले जानने की बहुत जरूरत है। तो जरा एक बार लिख लीजिए कि केमिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, किस टाइप का होता है। तो हेडिंग डालिए केमिकल फॉर्मूला। लिखिए हेडिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूले की क्या जरूरत है? टू डिस्प्ले एलिमेंट्स, टू डिस्प्ले एलिमेंट्स, लिखिए टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले एलिमेंट्स, कंपाउंड, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को और मॉलिक्यूल्स को डिस्प्ले करने के लिए और टू नो द नंबर ऑफ प्रपोर्शन, टू नो, टू नो द, टू नो द number and proportion of their atoms, to know the number of proportion, proportion
of their atoms and the nature of and the nature of nature of mutual reaction, नेचर ऑफ म्यूचुअल रिएक्शंस। ठीक है, क्या क्या जानने के लिए, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, टू डिस्प्ले एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को और मॉलिक्यूल्स को डिस्प्ले करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केमिकल फॉर्मूले की जरूरत है। और नेक्स्ट, टू नो द नंबर ऑफ प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ प्रोपोर्शन जानने के लिए उनके एटम्स का और उनका नेचर ऑफ म्यूचुअल रिएक्शन। जैसे मैंने लिखा था ना H2O, तो नंबर ऑफ प्रोपोर्शन में तो चल गया, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है, केमिकल फॉर्मूले की जरूरत है। कितने टाइप्स होते हैं इसके, ये फर्दर डिवाइड होता है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स होते हैं केमिकल फॉर्मूले के, 3 पार्ट्स। तो लिखो टाइप्स, ऐसे लिख दो आप, हेडिंग टॉपिक्स लिख दीजिए जरा। टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अगर कहीं समझ नहीं आ रहा तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, तो मेरे वर्ड पे भी ध्यान दीजिए ताकि आपको पता चले कि मैंने लिखा क्या है ना। मान लेते हैं कुछ नहीं समझ आ रहा तो सुन भी लीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला के टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन वो क्या है आपका, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है, सबको क्लियर है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, द प्रोपोर्शनल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस, द प्रोपोर्शनल फॉर्मूला, द प्रोपोर्शनल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। जो प्रोपोर्शनल फॉर्मूला है किसी भी सब्सटेंस का, रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ द सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट नंबर, represent of a substance represent the ratio of the simplest absolute number, simplest absolute number। वो क्या है, C6H12O6। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, देखिए इसमें 6 है, 12 है और ये 6 है, यानी 1:2:। देखिए अब ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट वन है आपका वो क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए इसमें क्या किया है हमने, इसमें क्या किया है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसके टाइप्स बता रही हूँ मैं केमिकल फॉर्मूला के। द प्रोपोर्शनल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट नंबर। जैसे कि हमने लिखा ये C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज के बारे में बता रहा है। और ये बता क्या रहा है, ये नंबर क्या बता रहे हैं कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वो किस रेशो में मिक्स है, कार्बन 1 हाइड्रोजन, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। यानी कि जो कार्बन है आपके और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का रेशो क्या है, 1:2:1, 1:2:1। ये हमें क्या बता रहा है, एक प्रोपोर्शन बता रहा है कि किस प्रोपोर्शन में मिक्स होकर जो एटम्स हैं किस प्रोपोर्शन में मिक्स हैं, और सारे मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये हमें किस फॉर्मूले से पता चलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। किससे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने लिखा H2O लिखा, तो यानी इसका जो रेशियो है वो कितना है, 2:1। कितना है, 2:1। जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1। वो कैसे पता चल रहा है हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला के थ्रू। किसके थ्रू पता चल रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के थ्रू। क्लियर हो गई बात सबको, ये बात सबको क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऊपर लिख दीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? द एटम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एटम ऑफ कंपाउंड, द एटम ऑफ कंपाउंड, ओ लिखा है, क्लियर? द एटम ऑफ कंपाउंड, द एटम ऑफ कंपाउंड फॉर्मूला, compound represent the number of element, represent the number represent the number of elements and their atoms, the number of elements and their atoms, present in a molecule, present in a molecule। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल है आपका क्या? H2O। ठीक है, H2O का मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो ये हमें किससे पता चल रहा है? इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले से। क्लियर हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। देखिए अब आप कहेंगे मैडम दोनों तो सेम है, डिफरेंस क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? जो कंपाउंड बन रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर एटम, मतलब जितने एटम के अंदर जो कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है उसके बारे में कौन बता रहा है हमें? उसके बारे में कौन बता रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है। कौन बता रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है। कैसे? अब इस H2O से लिख के हमें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा था कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, या फिर यहाँ हाइड्रोजन 2 है या 1 है, ये नहीं लिखा था। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया था कि इनके बीच का रेशो क्या है, किस प्रोपोर्शन में इनको मिक्स किया गया है ताकि ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। ये बात आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि कौन सा जो एटम है उसका रेशो क्या है आपस में मिक्स होने का, आपस में मिक्स होने का रेशो क्या है, किस रेशो में वो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये किसमें बताया था हमने? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड के अंदर। जैसे हाइड्रोजन H2O लिखा था मैंने, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया सभी को? कमेंट कर दीजिए फटाफट कि हाँ क्लियर हो गया। जिसको क्लियर नहीं हो दोबारा पूछ लीजिए। अब जो ये था हमारा सेकंड, अब हमारा आता है थर्ड। ये था हमारा सेकंड, अब हमारे आता है थर्ड। थर्ड है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, हमें क्या पता चल रहा है? स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है। इसके किसके बारे में पता चल रहा है? स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है। कैसे? देखिए ध्यान से। जैसे मैंने बनाया कार्बन, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इस तरीके से मैंने बता दिया। तो ये आपको क्या बन गया? C2H6। क्लियर? एक मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया, C2H4। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर बॉन्ड कितने हैं। हमें यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है? बॉन्ड्स के बारे में पता चल रहा है। बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड सिंगल है, डबल है,
या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो क्या मुझे बॉन्ड के बारे में पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। मुझे सिर्फ ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मुझे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल रहा है कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, सिर्फ इतना पता चल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से मुझे क्या पता चल रहा है? जैसे मैंने ये लिखा C2H4, मुझे नहीं पता चल रहा कि इसके बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। क्लियर? अब जैसे मैं H2O का बनाना चाहूंगा, H2O का, तो ये आपका हो गया H2O का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये ऐसा क्यों है? ये ना टाइप्स होते हैं, किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के टाइप्स होते हैं, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। जैसे कि हमने इस तरीके से बना दिया H2 को, इस तरीके से क्यों बनाते हैं, ये इस तरीके से बनाया मैंने C2H6, ये बनाया मैंने C2H4, रिप्रेजेंट किया। तो ये मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का, ये बहुत डिटेल में है, आगे इसका डिस्कशन बहुत लंबा चल सकता है अगर आपको पढ़ाया जाए, बट इतने की आपको जरूरत नहीं है, इतने सारी चीजों की आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आप क्या कीजिए, सिर्फ ये जान लीजिए कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर हो गया सभी को? ये सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। 3 टाइप के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए कि फर्स्ट इज इंपेरिकल फार्मूला, सेकंड इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला से हमें पता चलता है कि किस रेशो में आपस में जुड़े हुए हैं, किस प्रोपोर्शन में आपस में जुड़े हुए हैं, और हमें जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे हमें क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। क्लियर सबको? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियोस ऐसी मिलती रहें। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिससे हमें क्या पता चल रहा था, बॉन्ड्स के बारे में पता चल रहा था कि बॉन्ड्स कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन। तो जरा हेडिंग डाल लीजिए एक बार, केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। हेडिंग डालिए ऊपर केमिकल रिएक्शंस, और ये आप सब सारी चीजें पढ़ते जाइए अच्छे से। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं एग्जाम में जो पूछी जाती है, और आपको उतना ही कराया जाएगा जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। आप ये कीजिए, पहले वीडियोस देखिए सारी, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना यूनिक चीजें हैं वो पढ़ाई जा रही है। यूनिक मतलब इतनी ही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को आप केमिस्ट्री बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, आपको पूरी साल लग जाएगी, बट उसका कोई यूज नहीं है आपके लिए ना। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जितना आपके कॉम्पिटिशन के लिए, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, तो उतना ही पढ़िए, यहाँ पर उतना ही पढ़ा जा रहा है। तो सारी वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियोस ऐसी मिलती रहे। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस अगर होती हैं, है ना, केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, क्या चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शंस होती है, तो बताइए जरा एक बार। जब आपस में केमिकल जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, जरा उनको नोट कीजिए, ये आपको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रही हूँ। चेंज इन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड इज color change in received product, color change in received products. Third one is order changes in substance. Fourth one is origin of sound or light, origin of sound or light. Fifth one is gases emission, gases
रिएक्शन एंड सिक्स वन इज हीट कन्वर्जन। क्या लिखा मैंने? हीट कन्वर्जन। क्लियर है आपको ये बात? सभी को ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर? चलो थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखिए सबसे पहले लिखा चेंज इन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन और लिया मैंने ऑक्सीजन, इन दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बन गया? वाटर। क्या बन गया? वाटर। तो जो लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है आपका? रिएक्टेंट्स। क्या है वो? रिएक्टेंट्स। क्लियर हो रही है सबको बात? ये एक रिएक्शन कराई है मैंने। और जो राइट साइड में हमारा बना है, मिलकर बना है। अब ऐसा हो सकता है ना कि वो ये चीजें यहाँ हो और ये इधर हमारा ये टूट के बन जाए, वाटर का टूट के ये बना दे। तो इसलिए मैंने सिर्फ सीधे सीधे आपको बता दिया कि जो लेफ्ट साइड पे होगा रिएक्शन के वो रिएक्टेंट्स है, और जो राइट साइड में होगा वो हमेशा क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा। वो क्या होगा? हमेशा प्रोडक्ट होगा। क्लियर बात सभी को? फर्स्ट लिखा है कि कैसे पता चलेगा आपको कि केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर? कैसे पता चलेगा? चेंज इन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर स्टेट चेंज हो रही है रिएक्टेंट्स की, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, गैसेस की फॉर्म में थी, अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है वो? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो चुकी है? लिक्विड में। यहाँ पर क्या थी? ये सारी गैसेस थी, तो इनकी स्टेट चेंज हो गई। इनकी स्टेट चेंज हो गई तो इसका मतलब यहाँ क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कलर चेंज इन रिसीव्ड प्रोडक्ट। कलर चेंज इन रिसीव्ड प्रोडक्ट। अगर कोई किसी रिएक्शन में कलर चेंज होता है, पहले कुछ और था, उसके बाद रिएक्ट होकर दोनों ने क्या बना दिया? कोई और तीसरा कलर बना दिया, तो उसे क्या बोलेंगे कि वहां पर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुई है। ऑर्डर चेंज इन सब्सटेंस। ऑर्डर चेंज मतलब, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। ठीक है? अगर किसी की स्मेल हमने रिएक्ट करवाया था तो कुछ और थी, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसकी जो ऑर्डर है वो कुछ और आ रही है, कोई और स्मेल आ रही है उसके अंदर से, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। ओरिजिन ऑफ साउंड और लाइट। साउंड रिलीज होता है, साउंड रिलीज होता है जब क्या करते हैं? कोई रिएक्शंस कराते हैं हम लोग, है ना? क्या होता है? साउंड रिलीज होता है, या फिर लाइट रिलीज होती है। लाइट, लाइट वाली लाइट नहीं जो सनलाइट देते हैं वो वाली लाइट नहीं, और हमारे घरों की लाइट हल्की सी स्पार्कलिंग होती है थोड़ी सी ना, उसे बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन ऑफ साउंड और लाइट। अगर साउंड आ रहा है और लाइट आ रही है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैसेस एमिशन। गैस निकलती है ना, गैस रिलीज होती है, H2 भी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है ना? कहीं कहीं पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो गैस अगर एमिट हो रही है, गैसेस निकल रही है बाहर, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। और लास्ट है आपका हीट कन्वर्जन। हीट कन्वर्जन मतलब साथ साथ हीट भी निकल रही है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ये जो चीजें हैं ये आप नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर स्टेट चेंज, जैसे आपने वाटर लिया, वाटर को आपने लिक्विड में वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो सॉरी, वाटर को आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया फ्रीज करके, तो वहां पर भी क्या हो गया? आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। वो तो उसकी स्टेट में चेंज होगा। कलर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर भी चेंज। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है ये लिख लेते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, किस तरीके से उनको ऐड किया जा रहा है, किस फॉर्म में, इसलिए क्या होती है वो अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। देखिए ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्या है आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मैं क्या बता रही हूँ? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कोई दो रिएक्टेंट हैं जो क्या हो रहे हैं? कंबाइन। क्या हो रहे हैं? कंबाइन। टू और मोर reactants combine to form a single product। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? या तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या होंगे? आके कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हम क्या ले लेते हैं? H2
O2, दो गैसेस ले लिया हमने और क्या बन गया यहाँ पे H2। क्लियर है आपको ये? क्लियर है? और और क्या ले सकते हैं? जैसे हमने लिया कार्बन और लिया हमने ऑक्सीजन, इन दोनों को कंबाइन करा तो क्या बन गया CO2, ये दूसरी गैस। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स लिए थे वो किसी और फॉर्म में थे, कुछ और थे, लेकिन जो प्रोडक्ट बना कंबाइन होके वो कुछ और बन गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लियर हो गई सबको बात? क्लियर। नेक्स्ट आया डिकम्पोजिशन। जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, डिकम्पोजिशन। ठीक, इसका उल्टा, इसका रिवर्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स या अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या होगा आपका आंसर? डिकम्पोजिशन। क्या होगा आपका आंसर? डिकम्पोजिशन। क्लियर है सबको बात? क्लियर है? तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है आपकी, वो बेसिकली थ्री टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? थ्री टाइप की। हम एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमें ब्रेक करना है। देखिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपको ना चीजें जोड़नी है, सेटल करनी है। ठीक है, तो आप मतलब इस तरीके से जोड़ देंगे, जैसे कहते हैं ना कि फैमिलीज को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, ऐड करना, लेकिन ब्रेक करना बहुत ईजी होता है, इजीली जोड़ जाते हैं। चलिए छोड़िए वो, तो कोई और एग्जांपल हो गया। हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हम आराम से उनको दो प्रोडक्ट लिए, हमने दो रिएक्टेंट लिए, उनको ऐड कर दिया, हमारा एक प्रोडक्ट बन गया कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन, क्या ब्रेक डाउन ए reactants into two or more simpler products, two or more simpler products। क्लियर है बात सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? डेफिनेशन अब हम फर्स्ट वन लिखते हैं। तीन टाइप होते हैं इसका। जो फर्स्ट वन है वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन है उसमें कहीं ना कहीं हीट का यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हीट का यूज हो रहा है। तो हम इसका एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या है वो? फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस, सॉरी FeSO4, ये पूरा प्रोडक्ट है, एक पूरा एक रिएक्टेंट है, कंप्लीट रिएक्टेंट, जो कि ब्रेक हो रहा है और क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस प्लस 7H2। क्लियर हो गई? ये फेरस सल्फेट और वाटर था, एक साथ जुड़ा हुआ था, हमने इसको ब्रेक किया, यानी हमने इसको लाइट दी, ठीक है, हीट दी, लाइट दी हीट। तो क्या हुआ, फेरस सल्फेट और वाटर सेपरेट हो गया। जैसे अगर मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँ, वो इसका एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप उससे समझ सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपने क्या किया, आपने दाल चावल लिए, ठीक है, दाल ली मान लीजिए, दाल ने आपने दाल को क्या करा, पानी में डाल दिया, वो भीग गई। फिर आपको याद आया कि ये दाल बनानी नहीं थी, फिर आपने जल्दी से उसमें से पानी निकाला। अब क्या करेंगे आप, वो भीग गई, आप उसे रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, उसमें वो खराब हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जाके हीट में रख देंगे, है ना, सनलाइट के नीचे रख दिया, हीट में रख दिया। फिर आप उसके बाद कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो चुका है और जो दाल है आपकी वो बची है। तो सेम रिएक्शन यहाँ हुई है, यहाँ पर फेरस सल्फेट और वाटर एक साथ जुड़े हुए थे आपस में, हमने उनको हीट दी, या आप उसे अगर पैन में भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तब भी क्या होगा, वाटर इवेपोरेट। तो वाटर और फेरस सल्फेट क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए ना, अलग अलग। तो दाल और पानी तो जब था जो वो अलग अलग, पानी उड़ गया हवा में, इवेपोरेट हो गया। या गैस पर भी करेंगे आप हीट देके तो वो उड़ जाएगा और सिर्फ दाल दाल बचेगी आप। क्लियर हो गया? वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, बट मैंने आपको समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है। एक रिएक्टेंट से हमारा बड़ा, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं हीट की हेल्प से सिंपलर प्रोडक्ट में, टू या टू से ज्यादा प्रोडक्ट में। क्लियर हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन सबको? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका इसी का, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस बोल दीजिए। क्लियर?
तो इसमें क्या है आपका ट्वाइस ऑफ H2O, यहाँ क्या बन गया आपका H2 प्लस O2। क्लियर। देखिए जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे थे, वाटर में कन्वर्ट हो रहे थे, तो क्या हो रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, जो वाटर है आपका वो ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो क्या हो रहा है, वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है, वो मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बता दिया। नेक्स्ट, अगर हम वाटर को ब्रेक करना चाहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो पूरा ऑपरेटस होता है उसमें लगाते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके का ऑपरेटस होता है ये ना, दो यहाँ पर वो लगी होती हैं, और यहाँ पे हीट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी बैटरी होती है, ये दे रही होती है इसको हीट, और ये आपका वाटर होता है यहाँ पे। तो एक एक उस पर तो ऑक्सीजन चली आ जाती है और एक पे हाइड्रोजन अटैच हो जाती है चारों तरफ। इस तरीके का होता है, और यहाँ से क्या पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। क्लियर। इस तरीके का आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस बोल दीजिए, जिस तरीके से आपकी प्रोनाउंसिएशन है। अब नेक्स्ट आता है फोटोलाइसिस। क्या आता है, थर्ड वन इज फोटोलाइसिस, मतलब सनलाइट की हेल्प से ब्रेक करते हैं। यहाँ पर हम उसे क्या दे रहे थे, थर्मल वाले में हीट दे रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, हम फोटोलाइसिस कर रहे हैं, यानी सी आपका क्या हो गया, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में आपका क्या होगा, फोटो की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा। जैसे यहाँ पे था AgCl, क्या बन गया आपका Ag और Cl2, Ag और Cl2। क्लियर। देखिए ये क्या है आपका सनलाइट, किसकी हेल्प से हुआ है ये आपका, सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से जो आपका सिल्वर क्लोराइड था, आपने सनलाइट में रखा, वो क्या हो गया, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। किसकी हेल्प से हुआ, सनलाइट की हेल्प से। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फोटोलाइसिस। क्या बोल रहे हैं हम इसे, फोटोलाइसिस। जो ये वर्ड है इसका मीनिंग जो यहाँ पर लिखा है लाइसिस, जो ये लाइसिस है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेक होना। कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिखे इसका मतलब ब्रेक हो रहा है, वो टूट रहा है। और फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। फोटो मतलब लाइट, जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, वहां पर भी क्या होता है, रिएक्शंस होती है लाइट की हेल्प से। तो आपको समझ आ गया, मैंने तीनों बताए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन बताए, कौन कौन से, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और आपका फोटोलिसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट की हेल्प से एक रिएक्टेंट आके टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो आपका रिएक्टेंट है एक, वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट आपका है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होता है, सनलाइट की हेल्प से आर्गन और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कौन, सिल्वर क्लोराइड। क्लियर हो गया, सॉरी ये मैंने आपको गलत बोली, ये सिल्वर है, सिल्वर, आर्गन ही सिल्वर है। सिल्वर क्लोराइड किस में ब्रेक हो जाता है, सनलाइट की हेल्प से, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है सभी को बात, नेक्स्ट करें अब। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है आपका, वो नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं इसको रब कर देती हूँ, और अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, जो हमारी थर्ड वन है वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है अपनी जगह से हटा के, मतलब दूसरे को कहीं और भेज देना, है ना, डिस्प्लेस कर देना उसे, उसकी जगह से हटा देना, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको वीडियो समझ आ रही है, आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड वन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है, एक जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो डिस्प्लेस होता है। अब मैं इसे एग्जांपल से समझा, कैसे? कॉपर प्लस AgNO3, AgNO3, यहाँ क्या बनेगा? कॉपर NO3 प्लस Ag। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल लिख के बताऊँ तो क्या? फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ बन गया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए ध्यान से सुनिए, ये मैंने रिएक्शन लिखी है, ये क्या है आपका? कॉपर, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या बन गया? वो आपका कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर अलग हो गया, ठीक है। और सेकंड रिएक्शन में आपका फेरस, फेरस मतलब आयरन, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर अब किसके साथ कंबाइन हो चुका है? जो कॉपर है वो किसके साथ कंबाइन हो गया? जो कॉपर है वो आपका कंबाइन हो चुका है नाइट्रेट के साथ, और आर्गन से नाइट्रेट, आर्गन क्या है, सॉरी आर्गन नहीं, सिल्वर, सिल्वर आपका अलग हो चुका है। यहाँ पर कॉपर है वो आपका अलग हो चुका है, और जो आयरन है वो आपका आयरन सल्फेट बना चुका है, यानी फेरस सल्फेट बना चुका है। वो फेरस के साथ कनेक्ट हो चुका है, कंबाइन हो चुका है। क्लियर? इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये होता क्या है, यहाँ पर से कॉपर ने अलग कर दिया आर्गन को, लेकिन यहाँ से कॉपर सल्फेट से खुद कॉपर अलग हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ ड्यू टू रिएक्टिविटी। क्या लिखा है मैंने? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी आपको जब अब नेक्स्ट क्लास में पीरियडिक टेबल होगी, जब पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे तब वहां आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाएंगे एक पूरी। उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू। जैसे यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें कॉपर और सिल्वर में, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए इसने क्या करा? सिल्वर को हटा दिया अलग, और कॉपर खुद ने अपनी खुद जगह ले ली। लेकिन अगर हम कंपेयर करें आयरन और कॉपर में, आयरन और कॉपर में, तो हमारा जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने क्या करा? कॉपर को हटा दिया, और खुद किसने जगह ले ली? खुद आयरन ने यहाँ पे जगह ले ली, कॉपर को हटा। तो ये अकॉर्डिंग टू रिएक्ट, अगर आयरन से भी कोई ज्यादा रिएक्टिव आ जाएगा तो वो क्या करेगा? आयरन को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद वहां पे अपनी जगह लेगा। क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ वन है हमारा वो है इसी से मिलता जुलता, क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसके साथ भी कोई ना कोई कुछ और अटैच होगा, इसके साथ तो अटैच है, तो ये वाला इसे अपना ये दे देगा, मतलब कॉपर किसी और के साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। आपस में दोनों क्या कर लेंगे? चेंज, इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो लिखिए AgNO3 प्लस HCl। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? HNO3 प्लस AgCl। Ag मतलब सिल्वर क्लोराइड। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो आपका आयरन था वो पहले नाइट्रेट के साथ था, लेकिन अब जाके किसके साथ अटैच हो चुका है? क्लोरीन के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन था वो आपका अटैच हो चुका है जाके नाइट्रेट के साथ। क्लियर हो गई बात? तो क्या करा यहाँ पे? एक ही बार एक ही रिएक्शन में एक एक प्रोडक्ट नहीं चेंज हुआ, जैसे यहाँ एक प्रोडक्ट चेंज हो रहा था, यहाँ दो रिएक्टेंट थे, जो दो एलिमेंट्स थे, उन्होंने आपस में इंटरचेंज कर ली। जैसे ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं वो आगे वाली सीट पे बैठी हैं, और दो फ्रेंड्स हैं वो उसके पीछे वाली सीट पे बैठते हैं। लेकिन ऐसा हुआ आज कि आज वो ना दो मतलब नहीं आ पाई, तो एक आके उस सीट पे बैठ गई, और जो पीछे वाले की फ्रेंड थी वो आगे वाले की सीट पे बैठ गई। तो इस तरीके से वो चेंज हो गए इंटरचेंज। तो उसने क्या करा? जो पीछे वाली थी वो आगे आ गई किसी और के साथ, ठीक है। जैसे सिल्वर था वो कंबाइन हो गया क्लोरीन के साथ, और जो हाइड्रोजन था वो कंबाइन हो गया नाइट्रेट के साथ। क्लियर हो गई आपको बात? ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट आप लिखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोला मैंने आपसे?
फिफ्थ वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल केमिकल रिएक्शन, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चला होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ फोटोलाइसिस कराया था। फोटो का मतलब बताया था मैंने आपको, इसका मतलब होता है लाइट, यानी कि जो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन H2O ले लिया, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। कौन सी लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और अगर मैं इस रिएक्शन को पूरा करना चाहूँ तो ये क्या है, क्लोरोफिल। अब आपको पता चल गया होगा ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या है ये, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अगर हम चाहते हैं तो हम वाली रिएक्शन भी लिख सकते थे जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। क्लियर, वो भी यही था, फोटोकेमिकल का एग्जाम्पल था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब हमने क्या किया, हमने दो चीजें ली, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए। इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर, सिर्फ आपको याद रखना है कि फोटोकेमिकल का एग्जाम्पल कौन सा है, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन। क्लियर है सभी को ये, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, बस थोड़ा सा रह गया आपका, ये भी खत्म होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर, तो जो अभी का टॉपिक है वो टॉपिक लिख लीजिए। वो टॉपिक क्या है आपका, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो हम वापस कर सकते हैं, जैसे ये कार्बन है और हमने ऑक्सीजन मिला दिया इसके साथ, तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। और एक और रिएक्शन लिखनी, जैसे N2 प्लस O2, तो ये क्या बन गया, NO2। क्लियर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्लियर, अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है और ये वाली रिवर्सिबल है, तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर ये रिवर्सिबल है तो हम इसे इस तरीके से भी दिखा, मतलब इधर से इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात आपको। जैसे रिवर्सिबल का मैं एक और एग्जांपल लिखूं, जैसे हमने अभी लिखा था H2 प्लस O2, तो क्या बना था हमारा, H2O बना था, तो वो भी क्या है, रिवर्सिबल है। क्लियर, क्लियर है सभी को। इसमें कुछ नहीं है, बस क्या है, ऐसी रिएक्शन जो अगर कंप्लीट हो जाए, जो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम उन्हें वापस नहीं कर सकते, कम बैक नहीं कर सकते, वो होती है रिवर्सिबल। इसका एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर से ब्रेक नहीं कर सकते कार्बन और ऑक्सीजन में। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आया हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या बना, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं, वापस से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारी वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी आई है H2O2, ये भी कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे तो वाटर बन जाएगा, तो वाटर में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं। अभी हमने देखा था क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोल दिया हमने, रिवर्सिबल। क्या बोल दिया, रिवर्सिबल। और ये साइन है रिवर्सिबल का कि इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं।
ये एरो का मतलब है कि यहाँ पे हम वापस से कम बैक नहीं हो सकते। क्लियर? आगे बढ़े हम। अब है हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जो नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक बस थोड़ा सा जान लीजिए कि होता क्या है। कभी कभी ना एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ये एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, बस इतना ही जानना है आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्लियर? और एक्सो का मतलब होता है रिलीज ऑफ हीट। ठीक है? यहाँ क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है हीट, और यहाँ क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है हीट। एंडोथर्मिक का मतलब जहां पर एब्जॉर्प्शन होगा हीट का, और एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पर हीट रिलीज होगी। जैसे एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे मैंने आपको बताया था हीट वाली कौन सी रिएक्शन थी हमारी, फर्स्ट वन थी जो डिकम्पोजिशन के, जहां पर हमें हीट देनी पड़, थर्मल डिकम्पोजिशन, वहां पर हमें हीट देनी पड़ रही थी, वो एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का। ठीक है? और जो अभी हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस वाला, उसमें साथ में फोटोसिंथेसिस वाली नहीं है, रेस्पिरेशन वाला जो होता है वो एक उसका एग्जाम्पल है। मैं आपको लिखवाऊँ क्या? जरूरत नहीं है वैसे उसकी, पर फिर भी आप देख लीजिए। जैसे ये आपका है ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है। तो जो एनर्जी निकल रही है वो किस फॉर्म में निकल रही है, हीट की फॉर्म। किस फॉर्म में निकल रही है, हीट की फॉर्म में। तो जो ये वाली रिएक्शन है वो आपकी कौन सी है, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है ये वाली, एक्सोथर्मिक। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ये है कॉपर, इसके साथ है मैग्नीशियम, कंबाइन होके क्या बना, कॉपर बना, और Mg2+ बना। ठीक है? नेक्स्ट है आपकी Fe2O3 प्लस 3HCO2, नेक्स्ट 2Fe प्लस 3CO। ठीक है? देखिए जो कॉपर है आपकी, कॉपर उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे थे, मैंने आपको प्लस का साइन बताया था, प्लस का मतलब उसने लॉस कर दिए, और माइनस का मतलब उसने ले लिए। तो यहाँ 2+ है, 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो यहाँ पर जब इसने ये वापस आगे रिएक्शन हुई तो इसने वापस से ले लिया है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई आपकी रिडक्शन। क्या हो गई, रिडक्शन। मैं आर से लिख देती हूँ एक बार ना, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा तो आपको इजी रहेगा। ये क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन, और ये वाला क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या लिख सकती हूँ मैं, लूज ऑफ आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड यहाँ पर इसने गेन करे हैं, Mg ने लॉस करे, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है? इसी तरीके से गेन ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। जहाँ पे गेन हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन, और जहां पर लॉस हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर? जैसे ऐसे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन। ये इस वाली रिएक्शन के लिए। देखिए तो हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड
ऑक्सीडेशन। दोनों के रेस्पेक्ट में आप याद कीजिए मैंने क्या बताया आपको, एक बार दोबारा सुन लेते हैं, दोबारा जानकर देखिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और जहां पर दोनों होती हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। रेडॉक्स का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जहां पर भी लूज हो रहा है आयंस का इलेक्ट्रॉन का उसे बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पर क्या था, Mg के साथ 2 पॉजिटिव आ गया तो हमने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर दिए, लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। और हमने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन्स तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। क्लियर है सभी को बात, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये Fe2O3 वाली जो मैंने लिखी है इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है आपका, ध्यान से देखिए एक बार। बोलिए बोलिए, समझ आया किसी को। देखिए अब जो नीचे वाली रिएक्शन लिखी है ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस, ऑक्सीडेशन उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जहां पर गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसे रिडक्शन कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन, जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे बोलते हैं रिडक्शन। अगर हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो जहां पर लॉस होगा ऑक्सीजन का उसे बोलेंगे रिडक्शन, जहां पर गेन होगा ऑक्सीजन का उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या सभी को ये बात क्लियर हुई, क्या सभी को बात क्लियर हुई। किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। क्या ये रिएक्शन आपको क्लियर हुई, बताइए जरा, बताइए क्लियर हो गया सारा। ऑक्सीडेशन अभी सब नोट कर लीजिए, आप सारी चीजें देख लीजिए एक बार, डिस्कस कर, मतलब थोड़ा सा आगे जिसमें किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए कि हमें इसमें डाउट है दोबारा, तो आपको वो दोबारा से बता दी जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी नोट कीजिए, अच्छे से पढ़ के आइए। सारी वीडियोस हैं जो लास्ट करवा दी गई हैं, प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उनको देख लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।